Hello, my dear. RK Simple Classes में आपका वेलकम. Today, a great class. I will try to start a marathon class, a super class, a master class, जो भी आप इसको कह लीजिए. Because I am going to tell you, जो इस बोर्ड एग्जाम, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में जितने भी पोएम्स हैं, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है क्लास 10th के बच्चों के लिए, ये 10 पोएम्स ही आपकी प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं. तो इन 10 पोएम्स के बारे में आज मैं आपको बहुत ब्रीफली नॉलेज दूंगा और जो आपको बहुत ही हेल्प करने जा रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पोएम नेम, पोएट नेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अच्छे से स्पेलिंग देख लीजिए, ROBERTFROST, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ स्नो. सेकेंड पोएम जो इन्होंने लिखा है, फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 पोएम्स हैं प्रिस्क्राइब्ड हैं, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस. डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस. नेक्स्ट इज पोएम 3, ए टाइगर इन द जू. जानते हैं ए टाइगर इन द जू. इसके राइटर पोएट कौन है भाई? लेस्ली नॉरिस. स्पेलिंग LESLIENORRIS. स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ओके. पोएम 4, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. कार की स्पेलिंग जानते हैं? CAROLINWELLS, कैरोलिन वेल्स. पोएम 5, द बाल पोएम, जॉन बैरीमैन. जॉन JOHN BERRYMAN, जॉन बैरीमैन. पोएम 6, अमांडा. अमांडा इज रिटन बाय पोएट, इसके ऑथर जो है रॉबिन क्लीन, ROBIN रॉबिन क्लीन. पोएम 7, द ट्रीज, एड्रीन रिच, ADRIENNERICH, एड्रीन रिच, ADRIENNERICH. पोएम 8, फॉग, कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल SANDBURG, कार्ल सैंडबर्ग. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ऑगडेन नैश, OGDENNASH. फॉर एन ग्रेगरी, विलियम बटलर ईट्स. विलियम की स्पेलिंग WILLIAM, बटलर BUTLER, एट्स YEATS. इनको आप WB8 से भी लिखेंगे तब भी चलेगा. तो ये हमारे पोएम है और इसके बगल में पोएट्स, ऑथर, राइटर, कंपोजर जो भी आए आप इसको राइट करिएगा और अच्छे से इनको स्पेलिंग सहित रिमेंबर कर लीजिएगा. अब हम लोग इसमें पहली पोएम उठाते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. इसमें क्या है? डस्ट, एक स्नो है, एक ट्री है, हेमलॉक ट्री, और उस पर एक बर्ड बैठा हुआ. देयर इज ए बर्ड नेम्ड ऑफ क्रो बर्ड बैठा हुआ है और वो ट्री को सेक कर देता है. सेक माने हिला देता है. तो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर जाती है. ट्री नेम हेमलॉक, बर्ड नेम क्रो, और क्या करता है? ट्री को हिला देता है, उसके ऊपर क्या गिर जाती? स्नो. और उस स्नो ने पोएट के डिप्रेसिव मूड को, जो उसका खराब बैड मूड है ना, सैड मूड है, उसको हैप्पी मूड बना देता है. इसी का नाम है डस्ट ऑफ स्नो. इसी स्टोरी को इसमें कहा गया है. और फिर जो डे, जो उसने टाइम
Lost in the sorrow, he has wasted a part of his day repenting, but now with the change of mood, he wants to utilize the rest of the day in some useful activities. It means जो डे उसने बेकार कर दिया, वेस्ट कर दिया था, अब उसको यूटिलाइज करना चाहता है। और यहां बताना चाहता है पोएट कि कभी कभार छोटी सी भी चीजें, अ स्मॉल थिंग कैन चेंज योर मूड। इसमें मूड को चेंज कर दिया। स्नो जैसी चीज ने, एक क्रो ने, माने स्नो ने चेंज कर दिया जो उसके ऊपर गिरती है, और सैड मूड से वो हैप्पी मूड में हो जाता है। पूरी पोयम यही बताई गई है। 8 लाइन की ये पोयम है, और इसमें जो है राइमिंग जो है ए बी और ए बी है। ओके, राइमिंग वर्ड इसके जान लीजिए। क्रो के साथ राइम कर रहा है स्नो, मी के साथ ट्री, हार्ट के साथ पार्ट, मूड के साथ रूड। यस माय डियर, सेकेंड पोएम फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, जो फेमस अमेरिकन पोएट है। यहां पर पोएट कह रहे हैं, हियर आवर पोएट इज सेइंग दैट, ये दुनिया कैसे एंड होगी। तो यहां जो फर्स्ट वर्ड है फायर, फायर मीन्स जानते हैं आग। हियर द पोएट इक्वेट्स फायर विद, इक्वेट्स फायर, फायर को किसके साथ इक्वेट्स करते हैं? डिजायर के साथ, डिजायर के साथ फायर को इक्वेट्स करते हैं। और आइस को इक्वेट्स विद हैट्रेड। कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर से द होल वर्ल्ड विल एंड, सन से आइस विल एंड द वर्ल्ड। तो पोएट का यहां ओपिनियन है कि बोथ आर इक्वली पावरफुल टू एंड द होल वर्ल्ड। दोनों के अंदर शक्ति है और दोनों ही दुनिया को समाप्त कर सकती हैं। डिजायर, जब हमारी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं और जब हमारे अंदर घृणा बहुत भर जाती है, तो इन दोनों से ही इस वर्ड को एंड किया जा सकता है, या अपने आप में ये वर्ड समाप्त हो जाएगा। तो यहां फायर की तुलना डिजायर से और आइस की तुलना हैट्रेड से पोएट ने किया है। दोनों वर्ड याद रखिएगा, और दोनों से वर्ड एंड हो सकता है। एंड मतलब फिनिश हो सकता है, ये पूरा का पूरा वर्ड समाप्त हो सकता है। हियर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही बताया हुआ है। ठीक है, यह पोयम 9 लाइन्स की है। राइम स्कीम ए बी सी बी सी बी। ओके, और इस पोयम में जो मैंने आपको बताया है कि फायर एंड आइस को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पोयम माय डियर, ए टाइगर इन द जू। जू में कौन खुश रहता है? जू का यहां पर क्या मतलब है? जू मीन्स है माय डियर एक प्रकार का पिंजड़ा। जैसे हमें आपको अगर कहीं पर फोर्सली हमें आपको लॉक्ड कर दिया जाए तो हम आप भी हैप्पी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से 2 टाइगर्स की बात की गई है। 1 टाइगर जो कि माने हमारा जू में है, केज में है, पिंजड़े में है, और 1 टाइगर जो कि फॉरेस्ट या जंगल में है। तो दोनों में कौन हु इज हैप्पी? वो टाइगर जो कि जंगल में है, वन हु इज इन द फॉरेस्ट। टाइगर जो हमारा जू में है उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि बहुत स्लोली मूव करता है, उसके जो पाज है वो बहुत स्मूथ है, वेलवेट की तरह है। ही इज रेज, गुस्से से भरा है, एकदम शांत है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि एक टाइगर, वह टाइगर जो जंगल में है, इसको जंगल में होना चाहिए जहां पर वाटर हो, जहां ये प्लम्प डियर को इसके माने हंट कर सके उनको। और उसके बाद पोएट कहता है कि जहां ये घूमते हुए टाइगर जब फॉरेस्ट में होता है, घूमते हुए एकदम बॉर्डर पर जाता है, और जहां पर वो अपने बहुत ही अपने ग्राउल करता है इंटिमिडेट करने के लिए। ग्राउल माने तो गुर्राना, रोर करता है और विलेजर्स को इंटिमिडेट करता है, डराता है, स्केयर करता है अपने फैंक्स एंड क्लास, अपने जहरीले दांतों से, अपने पंजों से वो सारे विलेजर्स को ग्राउल एंड रोर करके उनको इंटिमिडेट या उनको स्केयर करता है। लेकिन वो बहुत सैड है
टाइगर सैड क्यों है? क्योंकि टाइगर जो है वो जू में है, एक केज में है, और वो केज जो है कंक्रीट का बना हुआ, ईंट पत्थर ये सब जो होते हैं, कंक्रीट हमारे सीमेंट। He does not take any notice of the visitors. At night he has to be content with merely looking at the stars with his brilliant eyes. और रात में भी वो कोई विजिटर्स जो उसको देखने आ रहे हैं वो किसी को नहीं देखता है, और रात में उससे सिर्फ स्टार्स को देखता है। तो कहने का मतलब है, वन टाइगर हु इज इन द केज, हु इज इन द जू इज नॉट हैप्पी, बट द टाइगर दैट इज इन द जंगल और फॉरेस्ट इज हैप्पी। तो एक टाइगर को कहां रखना चाहिए? जंगल में रखना चाहिए, ना कि उसे जू में रखना चाहिए, क्योंकि जू में तो वो सैड है, रेज में है, क्वाइट है, और वो अपने आप को टाइगर जैसा भी नहीं फील कर रहा है। टाइगर हो रहेगा तो टाइगर ही। तो यहाँ पर टाइगर के जरिए कहीं ना कहीं राइटर हमको ये संदेश देते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के हम देखेंगे तो 20 लाइन्स की ये पोयम है, 20 लाइन्स की ये पोयम है, और बहुत ही अच्छी पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम। इसमें राइमिंग वर्ड्स हम लोग देख सकते हैं। स्ट्राइप्स का क्वाइट है, केस का रेज है, ग्रास का पास है, हाउसेस का ग्लास है, एज का विलेज है, बार्स का विजिटर्स है, और कार्स का स्टार्स है। ये इसके राइमिंग वर्ड्स हैं जो लास्ट में होते हैं, जिनके आवाज मिलती है उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। यस माय डियर, नेक्स्ट पोएम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यहां पर पोएट हमारे जो हैं कैरोलिन वेल्स ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन जानवरों के बारे में कराया है कि आपको सुन करके हंसी आएगी। जैसे वो कहते हैं कि अगर आपको ईस्ट के जंगल में जाने की पड़े और कोई एनिमल आप पर अटैक कर दे रोर करते हुए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि एशियन लायन है। ऐसे ही इसमें एक एक एनिमल के बारे में यहाँ पर पोएट ने परिचय कराया है। फिर वो फर्दर कहते हैं कि एक वाइल्ड विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो हाइड वेलकम्स यू, और वो आपको अगर ईट कर जाए या ईट करने के लिए अटैक करे, देन सिंपल रूल विल टीच यू इट इज ए बंगाल टाइगर। पहले एशियन लायन, फिर बंगाल टाइगर, और उसके बाद है आपका, यस माय डियर, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि लेपर्ड के बारे में बता रहे हैं, तेंदुआ जो होता है, और उसके बाद ये बताते हैं कि इफ यू जस्ट, कोई आकर के कोई एनिमल अगर आपको कस के हग कर ले, हग माने आपको गले लगा ले, एकदम से आपको आलिंगन कर ले, भेंट ले, तो कौन होगा? वो बियर होगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि एक क्रोकोडाइल हाइना में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हाइना जो होता है लकड़बग्घा, वो ऑलवेज मुस्कुराता रहता है, ऑलवेज स्माइल्स, और क्रोकोडाइल ऑलवेज वीपिंग, हमेशा रोता रहता है। उसके बाद एक कैमलियन माने जो होता है गिरगिट को कह रहे हैं लाइक ए लिजार्ड होता है, छिपकली की तरह। इट डजंट हैव ईयर्स और विंग्स, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री देन यू विल सी ए कैमलियन देयर। कि ट्री पर अगर कुछ भी नहीं है तो आप वहां पर कैमलियन को ही देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कैसे एनिमल्स का इंट्रोड्यूस कराते हैं कैरोलिन वेल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। नेक्स्ट पोएम हमारी है द बाल पोएम। द बाल पोएम यहाँ एक बाल है, बच्चा खेल रहा है और बाल उसकी जो है बाउंस करते हुए सी यानी समुद्र में चली जाती है और बॉल को मिस कर देता है। यहाँ पर राइटर इस बाल के जरिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। ये बच्चा वो बहुत सैड हो जाता है, बहुत ही सैड है, बहुत डिप्रेसिव मूड में हो जाता है कि वो अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाया। उसको एक बॉल मिली थी और उस बॉल को वो खो देता है। कहीं ना कहीं इसकी डीपर मीनिंग में अगर आप जाएंगे तो जैसे हमारा चाइल्डहुड होता है, हमारे यंग एंड हैप्पी डेज होते हैं हमारी आपके लाइफ के, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाते हैं, एक दिन चले जाते हैं, पास अवे हो जाते हैं, गुजर जाते हैं और हमें जिंदगी में रहना पड़ता है उनके बगैर। जैसे वो बच्चा विदाउट बाल अब रहने के लिए और उसको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ उसको
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने जो लॉस किया है, जो खो दिया है बॉल को, बिना बॉल के जीना, अब विदाउट बॉल वो जिएगा। और जैसे हमारे आपके लाइफ के जो पार्ट निकल जाते हैं, यंग एंड हैप्पी एंड चाइल्डहुड डेज, वो जब निकल जाते हैं तो उसके बगैर भी हमें जिंदगी में जीना पड़ता है। इसमें सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थ्रू द बॉल, और कहीं ना कहीं लॉस को बियर करने की, क्योंकि हम जीवन में खोते बहुत हैं, हमको कहीं ना कहीं हर चीज को खोना पड़ता है। तो वो खोने को हम कैसे बियर या टोलरेट अपने लाइफ में करेंगे? जब हमको सपोज करो असफलता ही मिलती है तो कैसे हम उसको टोलरेट करेंगे? ये कहानी कहीं ना कहीं द बॉल पोएम हमको बताती है, और जॉन बैरीमैन ने इसको बहुत अच्छे से बताया है। यही इसकी कहानी है, और यही इसमें मुख्य माने मेन बात यही इसमें बताई गई है। कहीं ना कहीं इसका मैसेज है कि बी रिस्पॉन्सिबल, ट्राई टू लर्न द ग्रीफ ऑफ लॉस एज इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कहीं ना कहीं है कि ये हमारे जो लॉस होते हैं ये हमारी लाइफ के पार्ट हैं, हमें इनको बियर करना चाहिए। हेलो, इसमें नेक्स्ट पोएम माय डियर, अमांडा। अमांडा में हम आप क्या देखते हैं माय डियर, कि हम इसमें देखते हैं रॉबर्ट क्लीन ने बताया है कि एक बच्चे की साइकोलॉजी को बताने की कोशिश की है। हियर ही इज टेलिंग द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड, कि एक बच्चा क्या सोचता है अगर कोई उसके पेरेंट्स हैं, चाहे मदर हो चाहे उसके टीचर्स हो, अगर ऑलवेज उसको इंस्ट्रक्शन 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 से देते रहे। यहाँ अमांडा एक लिटिल गर्ल है और वो कंट्रोल और इंस्ट्रक्टेड अगेन एंड अगेन की जाती है अपने मदर के द्वारा, जहां पर वो इतना ज्यादा की जाती है कि बार बार रेगुलरली वो माने इंस्ट्रक्टेड की जाती है कि अपना होमवर्क किया कि नहीं, अपने रूम को क्लीन किया कि नहीं, और इंस्ट्रक्ट दिया जाता है कि चॉकलेट नहीं, डोंट ईट द चॉकलेट, स्टॉप सल्किंग एंड नॉट टू बी सो मूडी। और अमांडा इन सारी इंस्ट्रक्शंस को हाफ हार्टेडली लिसन करती है, आधे मन से सुनती है, आधा मन तो कहीं उसका और रहता है। क्यों आधे मन से? क्यों? क्योंकि वो आधे मन से she dreams that she is a mermaid, she is busy in her own reverie, daydreaming, अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहती है, अपनी दुनिया में एक अलग दुनिया। पहले 2 लाइन्स में आप देखेंगे उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो कहीं और पहुंच जाती है अगली 2 लाइन्स में। she is busy in her own reverie, she dreams that she is a mermaid, कभी वो मरमेड का ख्वाब देखती है, कभी वो ऑर्फन का ख्वाब देखती है, कभी वो प्रिंसेस रैपुंजल बन जाती है, और जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसकी बातों को हाफ हार्टेडली सुनती है। कहने का मतलब है कि रिपीटेडली अगर हम किसी चीज को इंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारे जो चाइल्ड होता है, हमारा जो किड्स होते हैं हमारे, वो हमारी बात को हाफ हार्टेडली ही सुनेंगे, वो पूरा उस पर फुल केयर या फुल्ली उसको लिसन नहीं करेंगे, कंप्लीटली लिसन और फॉलो नहीं करेंगे। यही कहती है पोएम। यस माय डियर, नेक्स्ट है द ट्रीज। द ट्रीज में यहाँ पोएट एड्रिन रिच ट्रीज के माने बताती हैं कि हाउ बिना ट्रीज के कैसे हमारे फॉरेस्ट बिना ट्रीज के कितने कैसे दिखते हैं। दे आर नॉट लुकिंग गुड, एम्प्टी हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट्स कहाँ जगह पाएंगे अगर ट्रीज नहीं रहेंगे। और इसीलिए ट्रीज जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं जाने के लिए, यहाँ तक कि बता रहे हैं कि रूट्स के जो ट्रीज हैं वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। उसके वारांडा के फ्लोर फर्श में क्या है, वो अपने घर के जैसे पेड़ पौधों से बता रही कि ऑलवेज दे आर गोइंग टू निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और पोएट कह रहे हैं कि इनकी हैप्पीनेस को कंपेयर कर रही है कि कैसे उसके वो पोएट के रूफ से भी, छत से भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बारंडा माने जो फ्लोर है फर्श पर तो क्रैक माने उस पर दरारें आ चुकी हैं, और कह रहे हैं कि इतने हैप्पी हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो पेशेंट होता है, बीमार होता है, जब वो निकलता है अस्पताल से जितना हैप्पी वो होता है वैसे ये ट्रीज हैप्पी हैं। और उसके बाद वो बताती है कि वो कोई लेटर लिख रही है, कह रही मैं इसका मेंशन इन सब का नहीं करने जा रही हूँ अपने लेटर में। और उसके बाद वो कहती है कि नाइट में, इन द नाइट द ट्रीज आर स्ट्रगलिंग टू कम फॉरवर्ड इन द फॉरेस्ट, ये रात दिन रात डे एंड नाइट निकलने की कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। देयर इनकाउंटर टू कम आउट फ्रॉम द हाउस हैज ब्रोकन द ग्लास, और उनका निकलना, ग्लास टूट चुके हैं,
इन द नाइट द विंड इज वर्किंग एंड इट इज रशिंग टू वेलकम देम, और रात में जो हवा चल रही है उनका वेलकम कर रही है। द मून है, जो हमारा मून है वो भी ब्रोकन इनटू द पीसेस, कई टुकड़ों में बट गया है। इट्स फ्लैश कैन बी सीन ऑन द हाईएस्ट प्लेस ऑन द ओक एज इफ इट वेयर इन ए क्राउन, और उसका ओक ट्री पर जो उसका जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं जैसे ना, लग रहा है जैसे कोई मुकुट हो। तो यहाँ पर एक स्वतंत्रता की बात की गई है। देयर इन दिस पोएम यू विल फाइंड द वॉइस ऑफ फ्रीडम एंड द थीम ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल से ही फ्रीडम मिलती है, स्ट्रगल से ही सक्सेस मिलती है। इस बात को इस पोएम में बताया गया है थ्रू द ट्रीज। नेक्स्ट पोएम माय डियर, फॉग, कार्ल सैंडबर्ग, आपके बुक की सबसे छोटी पोएम। ओके, लेकिन आप लोग इसको याद करके लिखने की कोशिश मत करिएगा, नहीं पता लगा ये आगे एग्जाम में तो आप राइट नहीं कर पाएंगे। फॉग में क्या है कि फॉग हमारा एकदम साइलेंटली आता है, कैसे, जैसे कैट की तरह आता है, और पूरे शहर और हार्बर जितने भी बंदरगाह पत्तन है सबको ढक लेता है, और फिर वो साइलेंटली ही चला जाता है। एकदम चुपचाप फॉग आता है कैट की तरह। इसमें कैट याद रखना कि एक एनिमल कैट है, तो फॉग आने और जाने की पूरी, जैसे कैट बिल्ली होती ना, कितने चुपके से आती है और कितने चुपके से जाती है, सेम वैसे फॉग कम्स वेरी साइलेंटली एंड गोज आल्सो वेरी साइलेंटली। यही है फॉग की स्टोरी। यस माय डियर, एक बहुत ही अच्छी बैलेड, एक स्टोरी बेस्ड पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, रिटन बाय ऑगडेन नैश। इसमें एक बेलिंडा, एक गर्ल है जो एक व्हाइट हाउस में रहती है, और उसके पास 4 पेट्स हैं। इंक, ब्लिंक, इंक एक ब्लैक किटन है, ब्लिंक एक माउस है, मस्टर्ड एक डॉग है, और कस्टर्ड एक ड्रैगन है। अंडरस्टैंड? ये 4 लोग हैं उसके साथ जो रहते हैं, और चारों ही सिर्फ कस्टर्ड को छोड़ करके, जो इसमें इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड, तो इंक जो है, ये चारों, ये जो सब अपनी अपनी बोस्टिंग करते रहते हैं अपने ही बारे में। एवरीवन इज, अपनी ब्रेवरी, अपनी बोस्टिंग करते हैं, हर कोई अपने बारे में करता है। लेकिन इसमें जो कस्टर्ड है ना, वो कहता है, सेफ जगह ढूंढता है, उसको ये लोग बड़ा मेकिंग ही ऑलवेज उसका मेकिंग फन, मजाक उड़ाते रहते हैं कस्टर्ड का। और एक दिन बेलिंडा के घर में एक पायरेट डाकू अटैक कर देता है, आ जाता है, सब लोग भाग लेते हैं, ठीक है, एवरीवन वाज स्केयर्ड, ठीक है। बेलिंडा स्टार्टेड फॉर हेल्प, मस्टर्ड एंड इंक बोथ फ्लेड फ्रॉम द सीन, ब्लिंक डाइव्ड इनटू हिज होल। सब अपनी अपनी जगह सब भाग लेते हैं, लेकिन कस्टर्ड आ जाता है और भिड़ जाता है, किससे? पायरेट से। कैसे? जैसे अ वर्म इज अटैक्ड बाय ए रॉबिन, जैसे एक रॉबिन होता है, रॉबिन के द्वारा किसी कीड़े मकोड़े पर अटैक किया जाता है। द पायरेट ने उसके ऊपर 2 गोलियां मारी और वो दोनों ही मिस हो गई। ही वॉज नॉट स्केयर्ड, और डरा नहीं। ही हिट हिम हार्ड विद हिज फोर्सफुल टेल एंड एट हिम अप, वह उसको अपनी पूंछ से मारा और उसको खा गया, पूरा एट कर गया भाई। किसको? पायरेट, पायरेट माने डकैत। और सारे लोग आकर के, बेलिंडा, फिर उसका इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, सब लोग खूब डांस करते हैं और उसको हग करते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसको किस करते हैं कस्टर्ड को। और कुछ देर तक तो खुशियां यूं ही रहती है, लेकिन फिर वही अपने अपने सब अपने अपने ब्रेवरी और अपनी ब्रेवरी के बारे में बोस्टिंग करना, वही सेखी बखारना शुरू कर देते हैं। और कस्टर्ड फिर कहता है कि आई वांट ए सेफ केस, और यहाँ पर लाइफ फिर अगेन नॉर्मल हो जाती है। तो यही इन सब की स्टोरी है इसमें, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िए, बहुत मजेदार है। यस माय डियर, लास्ट पोएम पर हम लोग आ चुके हैं, एंड फॉर एनी ग्रेगरी विलियम बटलर ईट्स। इसमें फॉर एनी ग्रेगरी के जो हेयर है, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पोएट कह रहा है कि यंग मैन, तुमको पहली ही नजर में
प्यार करने लगेंगे। टू सी योर हेयर, टू सी द एक्सटर्नल ब्यूटी। हम दुनिया वालों कह रहे हैं कि ये जो दुनिया के लोग होते हैं ना, ये बाहरी सुंदरता को, आउटवर्ड ब्यूटी को ही देखकर प्यार करते हैं। तुम्हारे हेयर को देखेंगे और तुमसे दे विल स्टार्ट, भले तुम उनको रिजेक्ट कर दो, डिनाई कर दो, रिजेक्ट कर दो, बट दे विल लव यू ओनली फॉर योर हेयर। तो यहां एनी जो है वो आंसर देती है, रिप्लाई करती है, रिस्पॉन्ड करती है कि इफ दे विल लव मी ओनली फॉर माई हेयर तो आई विल कलर माई हेयर, तो मैं अपने बालों को कलर कर लूंगी। आई विल मेक देम ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर। दैट इज नॉट वेरी अपीलिंग, दैट इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, दैट इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल। जो बहुत ब्यूटीफुल नहीं होते, बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, तो ऐसा वो आंसर करती है, ऐसा वो रिप्लाई करती है। जो पोएट कहता है कि दुनिया वाले सूरत से प्यार करते हैं, सीरत से नहीं। दे लव द फेस ब्यूटी, फेसियल ब्यूटी एंड नॉट द इनवर्ड ब्यूटी। आउटवर्ड ब्यूटी को ही लव करते हैं, आउटवर्ड को ही, एक्सटर्नल ब्यूटी इज लव्ड नॉट द इंटरनल। ओके, तो ये बता रहे हैं, पोएट ने कहा। तो उसने कहा मैं अपने हेयर को डाई कर लूंगी। तो यहां पोएट कह रहा है, लास्ट में उसको समझाते हुए कहता है कि प्रीवियस नाइट मैंने एक रिलीजियस व्यक्ति को कुछ कहते मैंने सुना, वो कह रहा था दैट ओनली गॉड लव्स ए पर्सन फॉर हु ही इज। पोएट यहां कह रहा है कि मैंने एक धार्मिक, एक संत व्यक्ति को, रिलीजियस पर्सन को ये कहते हुए सुना कि सिर्फ इस दुनिया में अगर कोई सीरत से प्यार करता है तो वो सिर्फ ऊपर वाला, ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड वेरी बैड। कहने का मतलब है कि वी पीपुल लव ओनली टू सी द फेस, to see the skin, to see the eyes, to see the nose, to see the ears, to see the hair। हम लोग तो इन्हीं सब में प्यार करते हैं, किसी के होठ, किसी की नाक, किसी की आंख, किसी के कान, किसी के बाल, किसी का चेहरा। ये सब हमारे सबके प्यार करने के चीजें हैं, किसी के गोरापन, ठीक है, ये कह रहे हैं। लेकिन पोएट कह रहा है कि ये दुनिया के लोग इसी से प्यार करते हैं। सिर्फ गॉड एक ऐसा है, ओनली गॉड इन द वर्ल्ड हु लव्स यू विद हु लव्स टू योर क्वालिटीज। आपकी क्वालिटीज को लव करता है, ना कि आपके वो फेस को, ना कि आईज, नोज, ईयर, लिप्स एंड ये हेयर, इनसे वो लव नहीं करता है, वो आपको क्वालिटी को लव करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, this way I have told you main message of each and every poem from 1 to 10 that are prescribed in your course, and I hope कि आप इसमें से 4 लाइन्स यूपी बोर्ड में राइट करने के लिए भी पोएम आती है, तो आप डस्ट ऑफ स्नो के याद कर लीजिए। एकदम सिंपल पोएम है, अच्छी पोएम है, वेरी गुड पोएम है। कोई भी 4 लाइन, अगर 4 लाइन एग्जाम में आ भी जाता है एमसीक्यू वाले में, तो आपकी 4 लाइन्स ऑलवेज विल बी सेफ, हमेशा सेफ रहेंगी। बाकी आप किसी भी पोएम को, लेकिन जिसको भी याद करना 8 लाइन्स ही याद करना। 8 लाइन याद करोगे, 4 लाइन्स विल बी सेफ and 4 lines you can write in your exam, क्योंकि 4 lines you will write, you will get 3 marks। और एक आपका सेंट्रल आइडिया आएगा, जैसा कि मैंने बताया है, इसी बेस पर आप किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख देंगे, और एक आपका आएगा एमसीक्यू में, एक स्टैंजा आएगा, उससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से 8 मार्क्स आपके यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं यूपी बोर्ड के लिए। और बाकी जहां पर ये चल रही सारी पोएम्स, तो आप उसको, वहां के बच्चे इसको अंडरस्टैंड कर लें और अपने अनुसार जहां पर उनकी जैसी पढ़ाई है, जैसे भी उनके यहां आता है, उसके अनुसार प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मेन थीम मैंने आपको यहां पर बता दिया है। इसी के साथ इस क्लास को, सारी पोएम्स को एक वीडियो में मैंने बना दिया है। आप इसको अगेन एंड अगेन देखिए, और सारी पोएम्स को अच्छे से, मैं एक बार फिर राइटर नेम बता दे रहा हूं। फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड, फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम 3, ए टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। 4 पोएम
Poem 4, How to Tell Wild Animals, Caroline Wells. Poem 5, The Ball Poem, John Berryman. Poem 6, Amanda, Robin Klein. Poem 7, The Trees, Adrian Rich. Poem 8, Fog, Carl Sandburg. Poem 9, The Tale of Custard the Dragon, Ogden Nash. For Annie Gregory, William Butler Yeats. और इसी पर इस पूरे क्लास को मैं वहीं पर एंड करता हूं। मैं फिर अगली क्लास में आपसे श्योरली प्रेजेंट हो जाऊंगा कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको पढ़िए, एंजॉय करिए और तैयार कर लीजिए 8 मार्क्स फॉर यूपी हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। 8 में एक भी मार्क मत मिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।